नमस्कार मित्रों, करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत एवं अभिनंदन। मित्रों, जैसा आप सभी लोग अवगत हैं, करंट अफेयर्स में आप लोगों का टॉपिक बजट इस समय कंटिन्यूस चल रहा है। प्रीवियस 2 लेक्चर्स कल आप सभी ने पढ़ा था बजट के पार्ट टू पार्ट रेवेन्यू एंड कैपिटल बजट। कल के लेक्चर में रेवेन्यू पोर्शन हो गया था, जिसमें रेवेन्यू रिसीव एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम लोग अच्छी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल वाइज पढ़ रहे थे। इसके आगे जो है आज कैपिटल बजट हम लोगों को देखना है। कैपिटल बजट की इसी प्रकार से कैपिटल रिसीप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इसका कॉन्सेप्ट जैसे रेवेन्यू बजट में रिसीप्ट का कॉन्सेप्ट था, उसी तरीके से हम सभी लोग जो है इसके रिसीप्ट को देखेंगे। कैपिटल रिसीप्ट क्या होता है? रेवेन्यू रिसीप्ट में बताया गया था, रेवेन्यू रिसीप्ट ऐसी रिसीप्ट, ऐसी प्राप्तियां जिससे असेट्स में कोई कमी ना आए और ना ही कोई लायबिलिटी क्रिएट हो। गवर्नमेंट के असेट्स में ऐसा ना हो कि उसने अपने असेट्स को, पूंजी को, परिसंपत्तियों को जो है विक्रय करके प्राप्तियां की हो, अर्जन किया हो। नंबर 1 बात। दूसरी, या तो उसके लायबिलिटीज में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, लायबिलिटी का सृजन नहीं हो रहा है, तो ऐसी प्राप्तियां आपकी थी रेवेन्यू प्राप्तियां। इसी तरीके से कैपिटल में आएंगे। कैपिटल में भी 2 पॉइंट्स आप लोगों को कैपिटल रिसीप्ट क्या है, इसके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है, 2 लक्षण जैसे इसमें थे। ठीक, इसके 2 कैरेक्टरिस्टिक है। परिसंपत्तियों में, असेट्स में इस प्राइम प्राप्तियों से, कैपिटल रिसीप्ट से गवर्नमेंट की परिसंपत्तियों में कमी आ जाती है, या तो उसके दायित्व का सृजन होता है। जबकि इसमें हम लोग देखे थे परिसंपत्तियों में कोई कमी नहीं आती और दायित्व का सृजन भी नहीं होता। ना तो परिसंपत्तियों में कमी आती थी और ना ही किसी कोई लायबिलिटी क्रिएट होती थी गवर्नमेंट के ऊपर। लेकिन इसमें कैपिटल रिसीप्ट में जो है इसका अपोजिट है, परिसंपत्तियों में भी कमी आ सकती है या दायित्व का भी क्रिएशन हो सकता है, दायित्व का सृजन हो सकता है, लायबिलिटी आ सकती है। या तो परिसंपत्तियों की कमी होगी या दायित्वों का, लायबिलिटीज का सृजन। 1 का सृजन होगा, गवर्नमेंट के ऊपर जो है लायबिलिटी आ जाएगी।
परिसंपत्तियों में कमी किसी असेट्स को विक्रय करके प्राप्त किया जाए, जो प्राप्ति जैसे सरकार के बहुत सारे सरकारी उपक्रम होते हैं, बहुत सारी कंपनीज होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में, ये उसको बेच करके, उसके शेयर्स को बेच करके जो है संपत्ति ये कैपिटल जो है गेन हुआ है, कैपिटल रिसीव आ रही है जो है, तो हम सब देखते हैं पाते हैं कि परिसंपत्तियों में कमी हो गई, सीधे सीधे परिसंपत्तियों में कमी हो गई। गवर्नमेंट की भी पूंजी होती है, उसकी भी कंपनी होती है, कंपनी के शेयर उसके पास होते हैं जो है, तो परिसंपत्तियों में अगर कुछ शेयर को बेच करके जो है विक्रय करके जो है धनार्जन किया जा रहा है, गवर्नमेंट कर रही है, तो परिसंपत्ति में कमी आ रही है। दूसरी तरफ जो है दायित्व का सृजन, मान लीजिए गवर्नमेंट उधार भी लेती है, अपने खर्चे को गवर्नमेंट का घाटा हो सकता है, मतलब इंडिया गवर्नमेंट घाटे में ही रहती है, तो अपने व्यय को पूरा करने के लिए जो है ऋण लेती है, लोन लेती है, ऋण जो है मार्केट से, पब्लिक से, IMF से, वर्ल्ड बैंक से या विदेशी सरकारों से जो है ऋण लेकर पूरा करती है अपने खर्चे को। तो ऋण लिया गया है जो है लोनिंग हुई है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर एक लायबिलिटी बनती है जो है उस ऋण को चुकता करना है। जबकि इसमें जितने भी रिसिप्ट होते थे, ना तो परिसंपत्ति को बेच करके प्राप्त किया जाता था रिसिप्ट, और ना ही दायित्वों का सृजन होता था, ज्यादा जो है टैक्सेशन से प्राप्त होते थे जो है। ठीक, ओके। अब इसके एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट के, कैपिटल रिसिप्ट के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तीन एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं जो है, फर्स्ट ऋणों की वसूली, सेकेंड ऋण या उधार चुकता करना, सरकारी उपक्रमों का विनिवेश। देखते हैं हम लोग जो है ये सारे एग्जाम्पल्स कैसे जो है कैपिटल रिसीप्ट हैं जो है। ऋणों की वसूली, मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है ऋण दिया है, लोन दिया है, कई सारी संस्थाओं को या किसी देश को जो है विदेशी सरकारों को ऋण दिया है, तो ऋण उसने अपने पास से जो है मुद्रा दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसकी एक पूंजी है। जैसे आप लोग या हम लोग जो है, आप मान लीजिए एक एग्जाम्पल से, आप किसी को जो है 10,000 रुपी किसी अपने फ्रेंड कोई मांगा जो है, उसकी आवश्यकता है जो है कि 10,000 रुपये मुझे दे दीजिए, 6 महीने बाद हम आपको वापस लौटा देंगे। तो 10,000 रुपये आप उसको दे दिए, तो ये 10,000 आपकी परिसंपत्ति मतलब इन्वेस्ट हुआ है, कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट किए। मान लीजिए आप ना देते जो है तो हो सकता है जमीन खरीदते या और कोई सामान खरीदते, तो आपकी पूंजी होती। तो यहाँ एक पूंजी बनी हुई है आपकी, आपने जो है ऋण दिया है 10,000 का, 6 महीने बाद मिलेगा जो है वो, तो आपकी पूंजी वो रखी हुई है, डिपॉजिट है जो है।
तो इससे मतलब परिसंपत्ति है वो असेट्स आया जो है, ऋण क्या हो गया, जो मैंने ऋण दिया किसी को जो है वो हमारा असेट्स है जो है। तो ऋणों की वसूली इसी प्रकार से गवर्नमेंट जो है ऋण देती है, विदेशी सरकारों को देती है, संस्थाओं को देती है, कंपनियों को देती है। तो मान लीजिए ऋण की वसूली हो रही है, विदेशी सरकार जो है कोई भी विदेश जो है कोई भी देश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लिया हुआ जो है मूलधन वापस कर रहा है, तो ये ऋणों की वसूली हुई। तो एक एसेट्स में कमी आई, गवर्नमेंट के एसेट्स में कमी आई जो है, जो एसेट्स कहीं लगाया गया था कहीं पर था जो है डिपॉजिट के रूप में उसे ले लिया गया, तो आप सब समझ रहे हैं कि उस एसेट्स में कमी आ गई जो है। तो इसलिए ये एसेट्स में कमी जो है कैपिटल रिसीट्स, ऋण या उधार, ऋण या उधार मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रही है, आप उधार ले रहे हैं किसी व्यक्ति से जो है, तो आपकी लायबिलिटी बनती है कि उस उधार को हमें 6 महीने बाद 10,000 को चुकता करना है जिसने मुझे दिया है। तो एक लायबिलिटी क्रिएट हो रही है आपके ऊपर। इसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी ऋण लेती है, उधार लेती है, तो इसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि एक लायबिलिटी क्रिएट हुई, बहुत बड़ी लायबिलिटी है जो है कि हम उधार लिए हैं, कर्ज में है जो है, और 6 महीने बाद साल भर के बाद उसे हमें वापस करना है। तो ऋण या उधार लेकर के आप अर्निंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट अर्निंग कर रही है, तो ये लायबिलिटी क्रिएट हुई, लायबिलिटी क्रिएट हुई, इसलिए जो है आपकी कैपिटल रिसीप्ट है। सरकारी उपक्रमों का निवेश पहले ही बता चुके हैं, गवर्नमेंट की बहुत सारी सरकारी कंपनियां होती हैं, उपक्रम होते हैं, अंडरटेकिंग में होते हैं, उसमें उसके शेयर को जो है बेचती है जो है गवर्नमेंट। तो ये जो सरकारी उपक्रम है, यदि इसका भी निवेश कर रही है, इसके शेयरों का विक्रय करके जो है कैपिटल अर्जित कर रही है, तो इस प्रकार की प्राप्ति भी ये क्या है, असेट्स है, संपत्ति है, गवर्नमेंट की संपत्ति है जो है, जमा पूंजी है एक तरीके से। तो इसमें भी जो है असेट्स में कमी आ रही है, इसमें भी असेट्स में कमी आ रही है, इसमें लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, इसलिए ये तीनों के तीनों क्या हुए, आपकी कैपिटल रिसीप्ट में आ गए। ठीक, अब दूसरा पोर्शन है, मतलब इन सब तरीकों से, ये सब एग्जाम्पल है कैपिटल रिसीप्ट्स के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कैपिटल रिसीप्ट्स ये सब है। अब इसमें सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरीके से परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता था। यहाँ दोनों ही नेगेटिव थे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में परिसंपत्ति का ना तो सृजन होता था और ना ही लायबिलिटी में कोई कमी आती थी, जबकि इसमें ठीक जैसे रिसीव पार्ट था अपोजिट, उसी तरीके से एक्सपेंडिचर भी अपोजिट है। परिसंपत्ति का सृजन, परिसंपत्ति को एसेट्स को बेच करके जो है कैपिटल अर्निंग की गई है, तो गवर्नमेंट जो है परिसंपत्ति इस बेच से जो है परिसंपत्तियों का सृजन करती है। हमारी इंडिया गवर्नमेंट वेलफेयर गवर्नमेंट है, वेलफेयर स्टेट की संकल्पना है। यहाँ पर वेलफेयर मतलब नागरिकों का अधिक से अधिक, देशवासियों का अधिक से अधिक कल्याण करना, अपने पैसे, इसलिए गवर्नमेंट वेलफेयर वर्क्स में ज़्यादा खर्च करती है। वेलफेयर में यहाँ पर क्या है, मतलब वेलफेयर में सड़क है, सड़क निर्माण, भवन निर्माण,
अस्पताल, रेल लाइन, स्कूल या मशीनरी को खरीदना। तो आप सब देखिए ये सब असेट्स निर्मित कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अपने खर्चे में जो है अपने खर्चों से सड़क, बहुत सारी सड़कें बनवाती हैं, बहुत सारे बिल्डिंग्स बनते हैं, अस्पताल बनते हैं, रेल लाइनें बनती हैं, स्कूल बनते हैं और मशीनरी की खरीद की जाती है। बहुत सारे उपयोग के लिए बड़ी बड़ी मशीनें खरीदी जाती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट के द्वारा जो है। तो सीधे सीधे ये दिख रहा है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इससे असेट्स का सृजन कर रहा है। सड़क, ये रेवेन्यू, आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, रेवेन्यू बजटिंग, रेवेन्यू रिसीव्ड या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ये मतलब शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये रेगुलर होता है, ये अर्थव्यवस्था चलाने के लिए होता है। किसी को वेतन दे दिया, पेंशन दे दिया, वृद्धावस्था पेंशन दे दिया, तो ये सब अर्थव्यवस्था के रंग, ये तो देना ही देना है, ये सारे काम अनिवार्य हैं जो है। तो ये नियमित गवर्नमेंट के नियमित जो है आप कह सकते हैं नियमित खर्चे होते हैं। और टैक्सेशन भी जो है नागरिकों द्वारा पे किया जाना अनिवार्य है। तो अनिवार्यता उसमें होती है और ये अर्थव्यवस्था केवल चलती रहे, मूव करती रहे, उसके लिए होता है। कोई नया क्रिएशन जो है इससे रेवेन्यू पार्ट से जो है नहीं होता है। जबकि कैपिटल पार्ट में देखिए, कैपिटल पार्ट में सड़कें बन गई जो है, हाईवेज बन गए, ब्रिज बन गए जो है, ये एक लॉन्ग टर्म के लिए है। भवन, आपकी अस्पताल की बिल्डिंग, रेलवे लाइन, स्कूल, मशीनरी की खरीद जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए है, इसीलिए ये असेट्स होता है, असेट्स। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए है, ये डेवलपमेंट वर्क के लिए है। जबकि यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं होता है एक्सपेंडिचर से। वेतन दे दिए, पेंशन दे दिए, कुछ कल्याणकारी योजनाओं में खर्च कर दिए, आप छात्रवृत्ति दे दिए, तो इन सब में जो है कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं हो रहा है, कोई क्रिएशन नहीं हो रहा है। एक्सेस मतलब जो ले रहे हैं उसको उसी में खर्च कर दिया जा रहा है। जबकि इसमें देखिए जो है नया क्रिएशन हो रहा है, ये डेवलपमेंट, विकास के वर्क है जो है, विकास, वेलफेयर और विकास जो है। तो वेलफेयर मीन्स आवश्यकता की चीजें जो है सबको मुहैया हो सके जो है, एक न्यूनतम जीने के लिए, सामान्य जिंदगी के लिए जो है सभी देशवासियों को जितनी आवश्यकताएं हैं वो कर्तव्य है वेलफेयर स्टेट में कि वो गवर्नमेंट उसे फुलफिल करे जो है। तो न्यूनतम आवश्यकताओं को जो है यहाँ पर फुलफिल किया जाता है, वेतन दिया जाता है, पेंशन, छात्रवृत्ति, ये सारे जो है, इसलिए जो है यहाँ पर नया क्रिएशन, डेवलपमेंट नहीं होता। जबकि यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत सारे वर्क किए जा रहे हैं, सड़क, भवन, ये सब का, बिल्डिंग्स का निर्माण हो रहा है, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, मूव कर रही है। दूसरा, सरकार द्वारा दिया जाने वाला ऋण। गवर्नमेंट जैसे जो है विदेशी सरकारों से, विदेशों से जो है, विदेशी देशों से जो है ऋण लेती है, उसी प्रकार से इंडिया भी जो है छोटे छोटे गरीब मुल्कों को ऋण देती है। तो ये सरकार को दिया जाने वाला ऋण, अब हम बता चुके हैं ऋण की बात जो है, ऋण एक असेट्स है, असेट्स का निर्माण होता है। आपने किसी को डेप्ट दे दिया तो आपके असेट्स का निर्माण हो रहा है, आपकी पूंजी कहीं लग रही है, तो यहाँ पर भी परिसंपत्तियों का सृजन हो रहा है। इसलिए जो है सरकार, गवर्नमेंट जो है व्यय करती है, जो है पैसा देती है, जो है मुद्रा देती है दूसरे लोगों को, दूसरे सरकारों को,
तो ओ व्यय जो है उससे संपत्ति का, असेट्स का, क्योंकि उसकी पूंजी बनी हुई है, मिलेगा मिलेगा जीरो, ब्याज नहीं मिलेगा, तो उसकी मतलब ये आपका असेट्स है, पूंजी है, कैपिटल गेनिंग है। तो इस प्रकार से हम समझते हैं कि आप सभी लोग बजट के पार्ट जो है अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट बना लिए होंगे, समझ लिए होंगे। बजट के दो पार्ट, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू में जो है रिसीव्ड एक्सपेंडिचर, कैपिटल में रिसीव्ड एक्सपेंडिचर। दो चीजों से जुड़ी हुई बातें हैं, परिसंपत्ति और दायित्व। फर्स्ट में जो है रेवेन्यू में ना तो परिसंपत्ति में कमी आती है, ना दायित्व का सृजन होता है, और ना ही खर्च वाले पार्ट में ना परिसंपत्ति की वृद्धि होती है, और ना ही दायित्वों में कमी आती है। इसी तरीके से आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का ठीक इसी प्रकार का अपोजिट है। ये जो है अर्थव्यवस्था के रनिंग के लिए है, अर्थव्यवस्था बनी रहे, चलती रहे, जो है जो जरूरी आवश्यक कार्य हैं वो संपादित होते रहें। जबकि कैपिटल पार्ट में जो है अर्थव्यवस्था को इंक्रीजिंग के लिए, जो है अपग्रेडिंग के लिए, विकासात्मक कार्य करने के लिए जो है वो आपका कैपिटल वाला पार्ट है। कहाँ से जो है रेवेन्यू रिसीव्ड है और कहाँ से कैपिटल रिसीव्ड एक्सपेंडिचर है, ये आप सब लोग जो है इसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझते होंगे। अब जो दूसरी चीज समझने वाली है बजटिंग में, वो आपके होते हैं डेफिसिट। वो भी टेक्निकल शब्दावलियाज हैं, जो टेक्निकल बातें हैं जिसे आप सबको समझना जरूरी है बजट को समझने के लिए। डेफिसिट, घाटा कोई समझाने की बात नहीं है। जो है आपका जितना इनकम हो रहा है उससे ज्यादा आप एक्सपेंड कर दिए जो है, तो आप घाटे में चले गए, और उस घाटे को पूरा करने के लिए आपको लोन लेना पड़ेगा, कर्ज लेना पड़ेगा जो है, तो यही घाटा होता है। तो गवर्नमेंट की रिसीव्स, टोटल रिसीव्स जो है रेवेन्यू रिसीव्स और कैपिटल रिसीव्स से यदि ज्यादा उसका एक्सपेंडिचर हो जा रहा है तो गवर्नमेंट घाटे में रहती है। तो और ये इंडिया गवर्नमेंट जो है प्रतिवर्ष घाटे में चल रही है। हमारे यहाँ घाटे का बजट होता है, मतलब जितनी रिसीप्ट जो है गवर्नमेंट प्राप्त करती है उससे ज्यादा एक्सपेंड कर देना पड़ता है उसे। तो ये डेफिसिट है, बजट का डेफिसिट, बजट रिसीप्ट से ज्यादा जो है बजट एक्सपेंडिचर कर देना, एक्सपेंडिचर हो जाना जो है, ये घाटे होते हैं। जब आप बजट पढ़ते हैं तो घाटा बार बार आता है, कई तरीके के घाटे, राजस्व घाटे, राजकोषीय घाटे, प्राथमिक घाटे, प्रभावी राजस्व घाटे, बजटीय घाटे जो है। तो यदि आप नहीं समझे हैं उस कॉन्सेप्ट को तो हर जगह आपको बजट या इकोनॉमी समझने में जो है प्रॉब्लम होगी। तो चूंकि बजट मुझे जो है पढ़ाना है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट आपका घाटे का जो है क्लियर होना जरूरी है। डेफिसिट, घाटा क्या है, बजट घाटा समझ ही गए आप लोग। तो इसको कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जो इसके हैं हम लोग उसको देख रहे हैं। राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा,
प्राथमिक घाटा। राजस्व रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। ये 4 प्रकार के इंपॉर्टेंट घाटे हैं जो है, इसको हम लोग एक एक करके क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले राजस्व घाटा। राजस्व घाटा क्या है? बजट घाटा क्या है? बजट आय और बजट प्राप्तियां का डिफरेंस। उसी तरीके से राजस्व घाटा कुछ नहीं है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्सपेंडिचर अधिक होता है तो अधिक में से माइनस जो है रिसीप्ट हो गया, तो इसलिए आपका रेवेन्यू डेफिसिट है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ होता है? रेवेन्यू रिसीप्ट जो है आपका कहाँ कहाँ से होता है, पहले ही आप लोग अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर की तरीके से कॉन्सेप्ट बना लिए हैं, डेवलप कर लिए हैं। अब मान लीजिए इंडिया गवर्नमेंट का राजस्व घाटे में रहती है। राजस्व घाटा क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ पर हम बता चुके हैं, अभी आप सबको बताया गया है कि रेवेन्यू में जो एक्सपेंडिचर होता है उससे इकोनॉमी डेवलप नहीं होती है, इकोनॉमी डेवलपमेंट नहीं होता है, बल्कि उसके रोजमर्रा के खर्चे, समझ लीजिए उसको एक मतलब जो नियमित खर्चे हैं, अनिवार्य खर्चे, रोजमर्रा के खर्चे जो है उसे गवर्नमेंट को वहाँ उस मत को खर्च नहीं करना है। वेतन देना, पेंशन देना, आपकी छात्रवृत्ति देना, ये सारी चीजें, वेतन, पेंशन, छात्रवृत्ति और सारी कल्याणकारी योजनाएं, इन सब पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खर्च करती है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। हम देख रहे हैं कि ये मतलब रोजमर्रा की चीजें कह सकते हैं, ये अनिवार्य चीजें हैं, इससे अर्थव्यवस्था में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, अर्थव्यवस्था केवल रन कर रही है। दैनिक क्रियाकलाप, रेगुलर क्रियाकलाप जो है कह सकते हैं। इसी में आपके अनुदान, सब्सिडी बताया जा चुका था, MDM, ETC जा चुका। तो देख रहे हैं कोई डेवलपमेंट कार्य नहीं हो रहा है, कोई सृजन नहीं हो रहा है, कोई परिसंपत्ति असेट्स का निर्माण नहीं हो रहा है। तो जबकि इसमें अधिक व्यय हो गया है, हमें जितना टैक्सेशन से प्राप्तियां हो रही हैं, रेवेन्यू में जितना रिसीप्ट हो रही हैं, उससे ज़्यादा गवर्नमेंट खर्च कर दे रही है इन सब। तो इन सब चीज़ों पर खर्च करने का मतलब क्या है कि हमारी जो है इकोनॉमी भी डेवलप नहीं हो रही है, इकोनॉमी डेवलप नहीं हो पा रही है। गवर्नमेंट के पास जो प्राप्तियां हो रही हैं जो है वो सारा लगभग इसी पर खर्च हो जा रहा है, जबकि ये नॉन डेवलपिंग वर्क है, जो है नॉन डेवलपिंग वर्क एक्सपेंडिचर है। तो नियमित के जो खर्चे हैं, जो दैनिक अनिवार्य खर्चे हैं, रोजमर्रा के खर्चे हैं, अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो खर्चे हैं जो है उसी पर बहुत सारा धन रिसीव्ड व्यय कर दिया जा रहा है। इसका क्या प्रभाव पड़ता है? इससे प्रभाव पड़ता है कि इकोनॉमी में कोई प्रोग्रेस नहीं होता है, कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। तो ये हानिकारक बात है। इकोनॉमी जो है रन करनी चाहिए, देश को डेवलपमेंट होना चाहिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस का, सड़क, रेलवे, बिजली घरों, इन सब का जो है डेवलपमेंट होना चाहिए। टाइम ओवर। ठीक, तो कंटिन्यू करते हैं। आप सब ये समझ रहे होंगे कि इस पर जो घाटा खर्चा हो रहा है, जो गवर्नमेंट एक्सपेंड कर रही है, उसे हमारी इकोनॉमी में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, सृजन नहीं हो रहा है, क्रिएटिविटी आगे नहीं बढ़ रही है। जबकि ये डेवलपमेंट का जो है सारे देश दौड़ रहे हैं,
आगे की तरफ जो है डेवलपमेंट करने के लिए। लेकिन हमारा यहाँ जो है सारी जनसंख्या अधिक है, बहुत सारा पैसा जो है, कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक है, तो वेलफेयर वर्क्स में वेतन, पेंशन, छात्रवृत्ति, अनुदान, सब्सिडी बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है। सब्सिडी एमडीएम पर खर्चा है, एमडीएम पर कितना लंबा खर्चा किया जा रहा है, हर स्कूल पर एमडीएम बन रहे हैं, आंगनबाड़ी पर एमडीएम बन रहा है। तो इससे बहुत ज़्यादा व्यय जो है गवर्नमेंट इस सेक्टर में कर दे रही है। डेवलपमेंट, इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए उसके पास मुद्रा नहीं बच रही है। अब क्या होता है, जब यहाँ घाटा हो गया तो इस घाटे की भरपाई के लिए गवर्नमेंट कहाँ से करती है, वो आपका कैपिटल गेनिंग में आती है, कैपिटल रिसीप्ट्स में। कैपिटल से जो कैपिटल रिसीप्ट है, क्योंकि रेवेन्यू रिसीप्ट पर्याप्त नहीं हुआ यहाँ पर, रेवेन्यू रिसीप्ट पर्याप्त नहीं हुआ, तो निश्चित सी बातें हैं, दो ही रिसीप्ट हैं आपके जो है गवर्नमेंट के, दो ही रिसीप्ट हैं, रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट। जब रेवेन्यू से नहीं कंप्लीट हो रहा है, खर्चा घाटे में जा रही है, तो गवर्नमेंट यहाँ पर आती है जो है, यहाँ का धन, यहाँ के कोर्स को यूज करती है, लेती है जो है, यहाँ से जो है यहाँ की भरपाई होती है। अब आगे देखिए, ये सब में कोई एसेट्स निर्माण नहीं हुआ था। सेकंड था प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा कुछ नहीं है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इसमें से अनुदान को माइनस कर दिया जाता है। एक मिनट, क्या चल रहा था आपका, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। प्रभावी राजस्व घाटा, राजस्व घाटा हम लोग अच्छी तरीके से समझ लिए हैं। प्रभावी में क्या होता है, अनुदान को, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट माइनस अनुदान, ग्रांट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया गवर्नमेंट बहुत सारे राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को अनुदान देती है, ये अनुदान देती है। बहुत सारा धन गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का इसमें होता है, ये राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने खर्चे पूरा करने के लिए अनुदान देती है। अब यहाँ स्टेट्स क्या करते हैं जो है, इस ये राशि जो अनुदान मिली है गवर्नमेंट द्वारा, उससे परिसंपत्ति का सृजन भी होता है। आप देखिए, सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सिंचाई परियोजना, लघु सिंचाई योजना, ये बहुत सारे कंस्ट्रक्शन होते हैं। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सड़क बन रही है, सिंचाई योजना, नलकूप बन रहे हैं, नहरें बन रही हैं जो है। तो ये जो अनुदान प्राप्त किया था जो है स्टेट्स ने जो अनुदान प्राप्त किया था सेंट्रल गवर्नमेंट से, उससे अपने असेट्स का निर्माण कर रहे हैं, ज्यादातर असेट्स का निर्माण होता है जो है। यहाँ पूंजी बन रही है, सड़क बन रही है, सिंचाई परियोजनाएं बन रही हैं। तो ये कैपिटल पोर्शन में चला जाता है कि मतलब कैपिटल पर स्पेंड हो रहा है जो है। तो राजस्व घाटा कहता है कि, राजस्व घाटा कह रहा है कि हमें जो है इतना
ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें जो प्राप्तियां हो रही हैं जो है वो खर्चे को एक्सपेंड जो है आपके कैपिटल पर भी हो रहे हैं, यहाँ कैपिटल पर भी हो रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंड में चला जा रहा है। तो ये कहता है कि ये अनुदान को माइनस कर दीजिए, जो रेवेन्यू डेफिसिट है जो है अनुदान को रेवेन्यू डेफिसिट आता है, हमें से जो है ये वाली चीज जो है ये वाला पोर्शन अनुदान वाला पोर्शन माइनस कर दिया जाए, क्योंकि इसका यूज जो है जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अनुदान दे रही है उससे असेट्स का निर्माण हो रहा है, असेट्स पर एक्सपेंड किया जा रहा है, असेट्स सृजन हो रहा है, इसलिए ये प्रभावी राजस्व घाटा है। इससे जो है क्लियर तस्वीर आती है राजस्व घाटे की, क्योंकि ये वाला पोर्शन जब जो है कैपिटल में जा रहा है तो उसको हम जो है रेवेन्यू में क्यों रखेंगे, तो उसको माइनस कर दिए, तो ये इफेक्टिव प्रभावी मतलब और क्लियर तस्वीर आ जाती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू डेफिसिट। तो इस तरीके से प्रभावी वाले का कॉन्सेप्ट नहीं था, अभी जो है 4-5 सालों से ये शुरू हुआ है बजटिंग में जो है, पहले प्रभावी राजस्व घाटा का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बजट में नहीं था। तो आप सब समझ गए होंगे रेवेन्यू डेफिसिट और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। सेकेंड थर्ड हम लोगों का है राजकोषीय डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का इफेक्ट आप सब समझ गए होंगे कि इससे अगर रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा है तो अर्थव्यवस्था प्रोग्रेस नहीं करेगी, अर्थव्यवस्था इकोनॉमी अपग्रेड नहीं होगी, देश का कंट्री का डेवलपमेंट नहीं होगा, इंडिया विकासशील से विकसित की तरफ नहीं जा पाएगी। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि प्रोग्रेस करने के लिए इकोनॉमी के अपग्रेडेशन के लिए जो है अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करें, न्यून करें। सेकेंड थर्ड जो है फिस्कल डेफिसिट मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये सबसे बड़ा जो है सबसे बड़ी डेफिसिट यही होता है, यहाँ पर सबसे अधिक डेफिसिट होता है, ये आपका रेवेन्यू से और प्राइमरी से ज्यादा इसका पोर्शन होता है, ज्यादा डेफिसिट रहती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है फिस्कल डेफिसिट में अधिक रहती है, और यहाँ से जो है अर्थव्यवस्था की लगभग क्लियर तस्वीर आती है कि इंडिया की इकोनॉमी कैसे चल रही है। फिस्कल डेफिसिट एफडी इक्वल टू कुल प्राप्तियां टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव्ड से, कुछ नहीं है, टोटल एक्सपेंडिचर जितना प्राप्त हो रहा है और ये टोटल रिसीव्ड जितना हो रहा है उसी का माइनस आपका फिस्कल डेफिसिट होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें डेब्ट को जो है माइनस कर दिया जाता है, डेब्ट ऋण। जो इंडिया गवर्नमेंट विदेशों से, पब्लिक से, इंस्टीट्यूशन से, मार्केट से जो है डेब्ट ले रही है, ऋण ले रही है, लोन ले रही है, उसको इस रिसीप्ट में से माइनस कर देते हैं, रिसीप्ट जो प्राप्त हुआ है उसको माइनस कर देते हैं। तो टोटल रिसीप्ट, टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीप्ट, टोटल रिसीप्ट में आपका रेवेन्यू रिसीप्ट, कैपिटल रिसीप्ट, कैपिटल रिसीप्ट अब ये क्यों करते हैं माइनस, इससे जो है क्लियर तस्वीर आती है। देखिए रेवेन्यू डेफिसिट आप सबको बताया गया था, रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा करने के लिए रेवेन्यू डेफिसिट अनिवार्य चीज है जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को करना ही करना है, वेतन देना है, पेंशन देना है, सब्सिडी भी देना है, एमडीएम योजना है वो भी चला रही है गवर्नमेंट, उसे भी करना है। तो यहाँ से कैपिटल से जो है एक कैपिटल रिसीप्ट जो हो रहा है वहां से जो है रनिंग करती है, वहां से पैसा ले लेती है। तो ठीक है, कैपिटल से जो है ले लिया और उसकी भरपाई हो गई। अब कैपिटल पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कैपिटल बजट पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है? कैपिटल बजट जो है मेंटेन नहीं हो रहा है, बैलेंस नहीं हो रहा है, यहाँ फिस्कल डेफिसिट दिखाने लगा, फिस्कल डेफिसिट होने लगा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट जो है। तो यहाँ पर ये मतलब रेवेन्यू और आपका ये केवल रेवेन्यू से रिलेटेड था, रेवेन्यू बजटिंग, रेवेन्यू डेफिसिट रेवेन्यू से रिलेटेड था जो है, रेवेन्यू बजटिंग से, जबकि ये आपका जो है रेवेन्यू और फिस्कल, रेवेन्यू और कैपिटल दोनों से रिलेटेड है, रेवेन्यू प्लस कैपिटल बजटिंग दोनों चीज का दोनों पोर्शन है इसमें जो है, क्योंकि टोटल टोटल है, टोटल में टोटल दोनों जो है। यहाँ पर देखिए रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कैपिटल का यूज करती है, लेकिन यहाँ आने के बाद कैपिटल रिसिप्ट में ऋण का पोर्शन था, तो अब कैपिटल पोर्शन में आने के लिए जब खर्चा नहीं पूरा हो रहा है, रेवेन्यू को दिया जा रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऋण लेती है जो है, दूसरे देशों से ऋण लेती है, IMF से ऋण लेती है, विश्व बैंक से ऋण लेती है, मार्केट पब्लिक से ऋण लेती है जो है। तो ये लोना देना पड़ता है ये रेवेन्यू वाले जो है पोर्शन में कैपिटल रिसीप्ट से, तो लगभग खर्चा पर्याप्त हो गया होगा। तो फिस्कल डेफिसिट क्यों आ रहा है, क्योंकि ये इसमें ट्रांसफर हो गया और अंततः गवर्नमेंट को जो है ऋण लेना पड़ा। तो कितना ऋण लेना पड़ता है ये इससे क्लियर तस्वीर होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को खर्चा पूरा करने के लिए जो है अपने एक्सपेंडिचर को मेंटेन करने के लिए क्या कितना ऋण लेना पड़ रहा है, इससे ये तस्वीर क्लियर होती है जो है, डेब्ट लेना जो है कितना। तो अगर फिस्कल डेफिसिट जितना अधिक होगा इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर ऋण भार अधिक पड़ रहा है, उतना ही अधिक उस पर जो है ऋण भार पड़ रहा है जिसे चुकता करना है। अब इससे क्या आता है, इकोनॉमी जो है ऋण जाल में फंस जाती है, गवर्नमेंट जो है ऋण जाल में ऐसी स्थिति आती है, गवर्नमेंट ऋण जाल में फंसती चली जाती है। कैसे फंसती चली जाती है, एक तो पहले ऋण लिया हुआ है, पहले के ऋण का जो है हमें इंटरेस्ट चुकता करना है, गवर्नमेंट को इंटरेस्ट देना है, ब्याज अदायगी वहां करनी है, और दूसरा जो है ब्याज अदायगी देना है, उसका भी मूलधन देना है, और यहाँ भी ऋण इसने प्राप्त कर लिया जो है, ऋण लिया खर्चे को पूरा करने के लिए, तो इस पर इसका भी मूलधन आया, इसे भी वापस करना है, और ये ब्याज भी जो है वापस करना है। तो इस तरीके से जो है बोझ कर भार जो है बढ़ता जा रहा है गवर्नमेंट के ऊपर। तो फिस्कल डेफिसिट जितना बड़ा होगा इसका मतलब जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऋण भार उतना ही बड़ा होगा, गवर्नमेंट डेब्ट में चल रही है जो है। ये क्लियर हो गई बातें। सबसे बड़ा जो है इसमें गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट है। फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होना मतलब ऋणग्रस्तता, उधार की स्थिति जो है, और उधार बहुत बुरी स्थिति होती है, व्यक्तिगत रूप में ही हम लोग जानते हैं, लायबिलिटी बहुत अधिक क्रिएट होती है। ये 3 हो गए। नंबर 4 पोर्शन आपका है प्राइमरी डेफिसिट। अच्छी तरीके से ध्यान दे करके जो है जो हम बातें कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छी तरीके से कंसंट्रेट होकर के सुनिए। सारी चीजें जो है सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप सबको आशा है कि क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू प्राइमरी डेफिसिट राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। राजकोषीय घाटा यहाँ पर ऋण था, ऋण का कॉन्सेप्ट था जो है राजकोषीय घाटा जितना बड़ा हो रहा है इसका मतलब ऋणग्रस्तता
बढ़ रही है उतना अधिक जो है उसे ऋण पे करना है। तो ऋण पे करना है इस समय का, लेकिन गवर्नमेंट पिछला ब्याज भी भुगतान कर रही है जो है। पिछले वर्षों में जो ऋण लिया गया है, मूलधन लिया गया है, ये 19-20-21 चल रहा है, 19-20 चल रहा है, 16-17, 15-16, 14-15 फाइनेंशियल ईयर में जो भी मूलधन जो है कर्ज के रूप में लिया गया है उस पर ब्याज गवर्नमेंट हमेशा दे रही है, प्रतिवर्ष दे रही है। 2021-22 का आएगा जो है ईयर, तो उसमें 16-17 या 10-12 या 13-14 फाइनेंशियल ईयर में जो ऋण लिया गया है उसका इंटरेस्ट दिया जा रहा है। तो इसका मतलब ये पिछली बातें हैं जो है, पिछले जो है कर्मों के कारण जो है यहाँ घाटा हो रहा है। जो ब्याज अदायगी है ये पिछले कर्म है, पूर्व जन्म के कर्म समझ लीजिए जो है, इस वर्ष के नहीं जो है, ये इसका इफेक्ट पिछले का इफेक्ट यहाँ पड़ रहा है, इसलिए घाटा हो रहा है राजकोष का जो है। तो राजकोषीय घाटे में से जो पूंजी राष्ट्रीय कैपिटल एक्सपेंडिचर में यहाँ जो है व्यय की जा रही है ब्याज भुगतान में जो है वो घटा दिया जाए। मतलब जस्टिस तो यही होगा, क्योंकि ये जो है पिछला भुगता जा रहा है, पिछले कर्मों का फल मिल रहा है। तो इस समय का आकलन के लिए इस समय की क्या तस्वीर है, करंट लाइफ में जो जीवन चल रहा है जो है उसमें जो है मतलब मैंने क्या क्या किया, क्या पाया जो है, हमें क्या करना है, क्या पाना है जो है, यहाँ से मतलब होना चाहिए। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर का बड़ा पोर्शन जो है पिछले ऋणों का ब्याज चुकाने में कर दिया जाता है, जो एक तरीके से समझ सकते हैं कि पूर्व जन्मों की अदायगी है। तो इस तरीके से इसको न्याय जस्टिस, इसके साथ जस्टिस के लिए ये आवश्यक है कि इसका माइनस कर दिया जाए जो है। ठीक, अब मान लीजिए राजकोषीय घाटा, इससे पता चलता है कि ब्याज भुगतान इंटरेस्ट जो है कितना देना पड़ रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। बहुत सारा पोर्शन जो है रिसीट्स का यहाँ पर जाता है, ब्याज भुगतान में चला जा रहा है। तो डेवलपमेंट कैसे होगा? मान लीजिए राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ऋण ले रही है, ऋण ले रही है बाहर से, अंदर से भी ऋण ले रही है अपने देश के अंदर से। तो मान लीजिए जितना राजकोषीय घाटा मतलब ऋण है, जितना दिया गया है ऋण जो है, ब्याज भुगतान टोटल का टोटल ब्याज भुगतान में चला जा रहा है ये राजकोषीय घाटा। फिस्कल डेफिसिट जो इसका जो है ब्याज भुगतान, जो ऋण लिया गया है, राजकोषीय घाटा मतलब ऋण की तस्वीर, तो जो ऋण लिया गया है ये पूरा का पूरा जो है ब्याज भुगतान में चला गया आपका, तो प्राइमरी डेफिसिट क्या होगा? 0 हो जाएगा। ये स्थिति बहुत ही किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत हानिकर होती है। मतलब जितना का जितना ऋण लिया गया है राजकोषीय घाटे के बराबर जो है ब्याज अदायगी कर दी जा रही है, तब प्राथमिक घाटा 0 हो रहा है। प्राथमिक घाटा को 0 करने के लिए ये है कि ऋण का भुगतान, ब्याज का भुगतान जो है कुछ पोर्शन के राजकोषीय घाटे के बराबर हो जाए। अब समझिए, जब हमारा का सारा मतलब ब्याज चुकता करने के लिए ऋण भार इतना अधिक हो जाए कि ब्याज चुकता करने के लिए हमें ऋण लेना पड़े, जितना ऋण ले रहे हैं वो सारा का सारा जो है पिछले इंटरेस्ट देने में ही हमारा चला जाए, तो ये कितनी बुरी पोजीशन होगी किसी व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में देखें या किसी गवर्नमेंट के लिए। तो जितना जो कुछ भी ऋण ले रही है वो पिछला जो है इंटरेस्ट और मूलधन पिछला पड़ा हुआ है, यहाँ पर केवल मूलधन देने के लिए पर्याप्त हो रहा है। तो ये ऋण जाल में जो है ऐसी कंडीशन में ऋण जाल में व्यक्ति या गवर्नमेंट के परिप्रेक्ष्य में गवर्नमेंट फंसती चली जाती है जो है। किसी इकोनॉमी के लिए यह बहुत ही हानिकारक होती है। इकोनॉमी स्टेक पोजीशन में या माइनस में जो है डिग्रेडेशन की तरफ चलने लगती है। ये डिग्रेडेशन है इकोनॉमी का, इकोनॉमी नीचे जा रही है आगे बढ़ने के बजाय, स्टैटिक स्थिति की नहीं है। तो इसका मतलब आपका हो गया कि ऋण जाल में देश फंस रहा है, गवर्नमेंट फंस रही है, जितना ब्याज चुकता करने के लिए उसे ऋण दे रही है और दो इफेक्ट पड़ रहा है
ये इसका तो मूलधन बचा ही हुआ है, पिछला मूलधन बचा हुआ है। और इसके इंटरेस्ट की बात छोड़ दीजिए, जो रनिंग में हम ऋण लिए हैं, बल्कि पिछले जो है लिए हुए थे ऋणों के ब्याज का ही भुगतान हम करने में लगे हुए थे, गवर्नमेंट करने में लगी हुई है। तो इस प्रकार से अब हम लोगों का बजट का जो कॉन्सेप्ट का पोर्शन है वो अच्छी तरीके से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसमें था बजट के पार्ट्स, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट के कॉन्सेप्ट और डेफिसिट। फिर एक बात और बताई गई थी अंतरिम बजट। अंतरिम बजट का एक बात ध्यान दीजिएगा कि अंतरिम बजट कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है, कहीं जिक्र नहीं किया गया है, जबकि बजट आर्टिकल 112 और लेखांकन 116 में है। जबकि अंतरिम बजट ये परंपरा की बात है, परंपरा से चली आई, तो ये संविधान में इसका जिक्र नहीं है अंतरिम बजट का। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपने बजट में क्लियर किया। आप लोग इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि बजट 1 फरवरी को जो प्रस्तुत किया गया फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा 2021-22 का बजट की सारी बातें क्या है, डेटास क्या हैं, इसमें घाटे कैसे हैं, जो है ये सब पढ़ने में हम लोग आप सब लोग सक्षम हो गए हैं अच्छी तरीके से। अब अगले लेक्चर में हमारे बजट की बातें, जो 2021-22 का बजट है, उसमें क्या क्या बातें हैं, क्या क्या गोल डिफाइन निश्चित किए गए हैं, किस मद में कितना कितना बे करना है, हाईलाइट पोर्शन कौन से हैं, अम्ब्रेला मिशन में क्या क्या है, जो है इन सब सारी बातों को हम लोग अगले लेक्चर में तक पढ़ेंगे। और संभावना है कि पूरे बजट के लिए, सेंट्रल बजट के लिए 2 लेक्चर आप लोगों के लिए पर्याप्त होगा। वेरी वेरी थैंक यू टू यू।